हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था कि ब्रेक पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ठीक है। और ये भी पढ़ा था कि जो सिलेंडर के अंदर जब फ्यूल जलता है और पिस्टन के ऊपर जो हमें पावर मिलेगा वो इंडिकेटेड पावर मिलेगा, और जो फ्रिक्शन के रूप में खर्च हो जाएगा उसको हम लोग बोलते थे क्या, फ्रिक्शन पावर। और जो एक्चुअली में हमें शाफ्ट पे मिलता था और जिसको हम लोग जिसके हेल्प से और शाफ्ट रोटेट करके आपको व्हील को जो रोटेट करवा रहा था भैया, तो उस पावर को हम लोग बोलते थे क्या, ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर इज द समेशन ऑफ फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके एफिशिएंसी कौन कौन से होते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ पावर ऑब्टेन ऑफ शाफ्ट दैट इज ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। मतलब ये ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का रेशियो होता है जिसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलेंगे। और ब्रेक पावर कैसे निकालोगे आप, ब्रेकिंग टॉर्क दिया रहेगा ओमेगा, आपकी स्पीड दिया हुआ रहेगा, और हमें पता है ओमेगा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2πn/60 लिख सकते हो, ठीक है, 2πn/60। और अगर ब्रेकिंग टॉर्क मान लो अगर दे दिया तो सही है, अगर मान लो फोर्स देगा, फोर्स इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेडियस ऑफ शाफ्ट से, तो यहाँ से मुझे टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। और टॉर्क इंटू ओमेगा से आपको ब्रेकिंग पावर निकल जाएगा। और इंडिकेटेड पावर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 4 स्ट्रोक के लिए तो आपको पता है भैया, मेन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन। एल हो गया आपका स्ट्रोक लेंथ, एन हो गया नंबर ऑफ रोटेशन किसका, क्रैंक का, और एन होता है आपका नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर एक है तो भैया नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 हम लोगों ने यहाँ पे नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें पता है कि 4 स्ट्रोक में जो एन लिखते हो n/2 होता है, क्योंकि हर 2 चक्कर के बाद ही किसका, क्रैंक के 2 चक्कर के बाद एक बार फ्यूल आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि अगर मान लो वो 10 बार अगर चक्कर लगाएगा तो टोटल साइकिल कितना होगा आपका भैया, 5 ही तो साइकिल कंप्लीट होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, और ये यहाँ पे आपका इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। और स्ट्रोक लेंथ क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्रैंक लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका था इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये क्या होता है भैया, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू इंडिकेटेड पावर टू द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल। मतलब कि भैया फ्यूल आपका जो हीट कितना सप्लाई कर रहा है, मतलब मान लो उसने 100 किलो जूल फ्यूल आपको जलने के बाद हीट सप्लाई करता है, ठीक है। और आपने उसको में 70 किलो वाट, 100 किलो वाट मान लो उसने पावर दिया किसने, फ्यूल ने जलने के बाद, और आप उसको 70 किलो वाट को इंडिकेटेड पावर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बोल देंगे। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, ये रेशियो का इंडिकेटेड पावर का और हीट एडेड पर सेकंड। देखो हीट का यूनिट होता है किलो जूल, ठीक है, और पर सेकंड कर दिए हैं तो किलो जूल पर सेकंड मिलकर यहाँ से निकल के आ जाएगा का वाट आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है इंडिकेटेड पावर है भैया, पावर तो वाट में ही होगा, तो ऊपर भी वाट होना चाहिए न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी वाट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हीट एडेड पर सेकंड निकालना कैसे भैया, ये फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल होता है क्या, कि भैया अगर 1 kg फ्यूल जलता है, ठीक है, 1 किलो फ्यूल जलता है तो वो कितना एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए इसका यूनिट होता है जूल पर केजी। और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल जो रहेगा उसको आप रखोगे केजी पर सेकंड में। अब देखो केजी कैंसिल हो जाएगा तो जूल पर सेकंड क्या रहेगा, वाट में रहेगा, और इंडिकेटेड पावर भी आपका वाट में रहेगा। और m.f को हम लोग क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, मतलब भैया फ्यूल के बने की मतलब दर को बताता है। उसी तरीके से यहाँ पे जिस तरह इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी था, यहाँ पे हम लोग ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे कि भैया हीट जो ऐड हुआ है उसमें से कितना वो ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो गया, उसी का रेशियो को बोल देंगे हम लोग ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं, इंजन एफिशिएंसी बोलते हैं, क्योंकि भैया ब्रेक पावर के कारण ही आपकी ऑटोमोबाइल क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। क्योंकि अगर आपको इंडिकेटेड पावर मान लो ऑब्टेंड हो गया तो क्या उससे गाड़ी चलेगी, नहीं भैया। आपने पहले जो अरेंजमेंट किया, पिस्टन कनेक्टिंग रोड क्रैंक ये सारे मूव करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन पावर लॉस करोगे, तब तो शाफ्ट पे क्रैंक शाफ्ट पे मान लो आपका आ रहा था ना पावर, अब वो पावर आएगा तभी तो आपका काम वाला पावर रहेगा, ठीक है। अब एक आता है भैया एफिशिएंसी रेशियो और रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। ये 2 एफिशिएंसी का रेशियो बताता है, मतलब क्या, एक नीचे रहेगा आइडियल एफिशिएंसी, और आपको पता है कि आइडियल साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है, यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑटो साइकिल का भी एफिशिएंसी हो सकता है और डीजल का भी हो सकता है। तो जो हम लोगों ने ऑटो और डीजल साइकिल जो पीवी डायग्राम वगैरह से करके जो हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाला था, जैसे कि ऑटो साइकिल का जो 1 - 1/r⁻⁴ निकाला
निकाला था, ठीक है। तो ये आपका ऑटो साइकिल हो गया। इसी को अगर आपको डीजल में कन्वर्ट करना तो क्या आप करोगे, रो के पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1, जहाँ पे रो को हम लोग कट ऑफ रेशियो बोलते थे, ठीक है। ये डीजल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके सारे आइडियल एफिशिएंसी थी। इनकी एफिशिएंसी जब आप निकालोगे ना तो एक्चुअल में जब आपका इंजन वर्क करेगा उस टाइम जो एफिशिएंसी देगा वो हमेशा कम देगा इन एफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने दो एफिशिएंसी का रेशियो रख दिया है कि भैया एक एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रख दो नीचे, और ऊपर क्या जो आपको एक्चुअली मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पर रख दिया क्या, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी भी हो सकता है या तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी होगा। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा भैया तो रिलेटिव एफिशिएंसी आपका रेशियो होता है किसका, आपका ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का हो सकता है, या तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का हो सकता है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो आपका होगा ये आपका रेशियो होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट। मतलब जब आपका सक्शन का जो स्ट्रोक होता होगा उस टाइम भैया इंजन के अंदर क्या आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा किसके केस में, एसआई इंजन के केस में। तो भैया उस टाइम आपने एयर कितना सक किया है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो उस वॉल्यूम का एयर और स्वेप्ट वॉल्यूम जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है, मतलब जो पिस्टन जहाँ पर जितना ट्रेवल कर पाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि V1 माइनस V2 को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते थे, ठीक है। कैसे, अब देख लो पीवी डायग्राम में। अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूं तो ये आपका 1 से लेके 2 था, ठीक है। तो ये पिस्टन भैया 1 से 2 मूव करता है। तो टोटल वॉल्यूम आपका हो गया V1, उसमें से V2 को माइनस कर दोगे तो भैया V1 माइनस V2 क्या निकल जाएगा, आपका स्वेप्ट वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये जो दोनों रेशियो होता है इसी दोनों रेशियो को बोल देते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। और हमने पता है कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर सपोज मान लो डेंसिटी दे दिया, मास वॉल्यूम दे दिया, तो मास का भी निकालने के लिए बोल देगा। तो इन सारे डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, जो भी बोलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर के रिलेटिव जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको हम लोग π/4 × d², डी मतलब जो पिस्टन होता है उसका डायमीटर जो रहेगा या सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ रहेगा, और स्ट्रोक लेंथ से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ ये मीटर क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक टर्म ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, मतलब कि अगर हमें 1 किलोवाट ब्रेक पावर जनरेट करना है तो कितना फ्यूल का खर्चा करना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो को बोलेंगे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जहाँ पे आप हमेशा याद रखना जो फ्यूल रहेगा उसका यूनिट रहेगा kg/आवर में, और ब्रेक पावर का यूनिट रहेगा किलोवाट में। तो भैया BSFC का यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, kg/आवर/किलोवाट। तो जिस तरह से ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है उसी तरीके से आपका इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है भैया, मतलब कि 1 किलोवाट अगर इंडिकेटेड पावर जनरेट करना है तो कितना फ्यूल भैया, कितना ईंधन की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था कि मीन इफेक्टिव प्रेशर। याद करो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या था, आपका एक इमेजिनरी प्रेशर है। मतलब कि अगर मान लो ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, हमें पता है कि पीवी डायग्राम में ये जो आपका एरिया देगा ये वर्क देता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं ना, एक सेम एरिया कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हमें पता है, और वॉल्यूम जो देखो दोनों का इसमें सेम रखे, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख के एक इमेजिनरी प्रेशर मैंने PM ले लिया, ठीक है। अब मैं जब नीचे वाले का जब एरिया निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, PM × V, और जो एरिया होता है अंडर द पीवी डायग्राम ये क्या शो करता है, वर्क डन, ठीक है। तो अगर दोनों का एरिया सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इमेजिनरी PM क्या होता है कि इमेजिनरी प्रेशर होता है भैया, सिर्फ ये वर्क डन को मतलब उससे रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हो, मीन इफेक्टिव प्रेशर × स्वेप्ट वॉल्यूम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये स्वेप्ट वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। अगर मुझे मीटर क्यूब पर सेकंड की बात करेगा, मतलब कि भैया पर सेकंड कितना वॉल्यूम का मतलब आपका आ रहा है एयर या फ्यूल, तो देखो π/4 × d² × L तो लिखोगे ही N/60, क्योंकि N जो होता है वो RPM में होता है। RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि भैया 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है। तो 1 मिनट में N चक्कर लगा रहा है, कौन, क्रैंक लगा रहा है। तो भैया 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 1 सेकंड में लगाएगा N/60 चक्कर, क्योंकि 1 मिनट = 60 सेकंड, ठीक है। और हमें यहाँ 2 इसलिए नीचे मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ये 4 स्ट्रोक का केस है, क्योंकि हमें पता है कि जितना चक्कर लगाएगा उतना आधा उसका साइकिल कंप्लीट होगा। क्यों, क्योंकि 2 बार क्रैंक रोटेट करता है तो भैया 1 साइकिल कंप्लीट करता है वो, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे और स्मॉल n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर है।
अब मैंने बात की कि मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर ये दोनों का केस में हो सकता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर भी हो सकता है और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मीन इफेक्टिव प्रेशर विच वुड डेवलप पावर इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर। मतलब ये मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो उतना ही मतलब इक्विवेलेंट ब्रेक पावर जनरेट करेगा। जैसे कि मतलब जो हम लोग PM लेके जो वर्क डन निकाल रहे थे वो क्या कर रहा था कि एक्चुअली में जो हम लोग को डायग्राम से मतलब PV डायग्राम से जो वर्क डन मिल रहा था उसके बराबर वो था। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि PBM लेके अगर आप ब्रेक पावर निकालते हो तो भैया ये सेम पावर देने वाला है जो एक्चुअली में आपको ब्रेक पावर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर लिखोगे और उसके बाद जब ये ब्रेक पावर जनरेट कर रहा भैया तो ब्रेक पावर किस में होगा, आपका वाट में होगा, ठीक है। पावर है तो ये तो वाट में ही होगा ना, तो ये वाट में रहेगा और ये रहेगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर जो स्वेप्ट वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पे VS के चक्कर में ऊपर में एक पॉइंट लगा दिया। मतलब ये क्या शो कर रहा है भैया, ये वॉल्यूम फ्लो रेट शो कर रहा है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब कुछ नहीं होता भैया कि ये आपका टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो भैया वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, और डिवाइड कर दो सेकंड से जो अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर निकाला हुआ है तो मीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 1 मीटर बचेगा, तो न्यूटन मीटर इक्वल टू मिलकर जूल पर सेकंड को वाट बोल देंगे। तो भैया ये इधर भी वाट आ गया आपका, इधर भी वाट हो गया, तो दोनों साइड यूनिट क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले जितने भी रिक्वायरमेंट होंगे ना आपको इस टॉपिक के लिए, मैंने सारे फॉर्मूले को एक जगह कर दिया, तो भैया आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब स्ट्रोक लेंथ होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। स्वेप्ट वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में बात करूँ तो ये हो जाएगा π/4 d² × L। फ्लो रेट में बात करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 4 स्ट्रोक के लिए। ब्रेक पावर का ये फॉर्मूला हो गया, ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हो, ओमेगा स्पीड निकाल सकते हो इससे, इंडिकेटेड पावर इससे 4 स्ट्रोक के लिए निकाल सकते हो क्योंकि नीचे हम लोगों ने n/2 किया हुआ है, ठीक है। अब फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर। अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी पूछेगा तो भैया जो इंडिकेटेड पूछे चाहे ब्रेक पूछे नीचे तो हीट एट दोनों में कांस्टेंट रहेगा, और जो ब्रेक बोलेगा तो ऊपर ब्रेक पावर, इंडिकेटेड बोलेगा तो ऊपर इंडिकेटेड पावर। और हीट एट कैसे निकालना पता ही आपको। मेन इफेक्टिव प्रेशर सिर्फ दिया हुआ रहेगा तो भैया सिंपल से हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन अगर बोल देगा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर या तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर तो यहाँ वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम फ्लो रेट रख देंगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो आपको पता चल गया कि भैया ये रेशियो होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर और स्वेप्ट वॉल्यूम का ये रेशियो होता है, ठीक है। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भैया यहाँ पे ऊपर में तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन अगर ब्रेक बोलेगा तो नीचे ब्रेक पावर आ जाएगा, इंडिकेटेड बोलेगा तो नीचे इंडिकेटेड पावर आ जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जो यूनिट था आपका उसमें ऑटो साइकिल एफिशिएंसी के बारे में। उसके बाद वहाँ पर कंप्रेशन रेशियो देखा था, V1/V2 होता है ये, फिर 1/C+1 एक निकल के आता है। फिर C जो होता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो, ये होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम होता है जहाँ पर भैया सिर्फ एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। मतलब जो TDSC के ऊपर में जब वो भैया पिस्टन इसके ऊपर तो जा नहीं पाता था TDC के ऊपर में, तो यहाँ पर क्या भरा हुआ था आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ रहता, तो इसी वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल देते थे, क्लियरेंस वॉल्यूम। और क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को मिला के आप टोटल वॉल्यूम बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका डीजल साइकिल का एफिशिएंसी हो गया, जहाँ पर कटअप रेशियो क्या था, V3/V2। कटअप रेशियो मतलब कि भैया फ्यूल देखो, अगर मैं बात करूँ PV डायग्राम का तो ये PV डायग्राम है, यहाँ से फ्यूल जो होता है इनटेक होना इंजन के अंदर स्टार्ट होता है। और हमें पता है कि डीजल इंजन में भैया सबसे पहले सक्शन में सिर्फ एयर आता है, और एयर का भैया कंप्रेशन होकर उसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, पता है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल मान लो यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे इसका क्लोज हो रहा है, तो भैया यहाँ पे जो 1 से लेके 2 से लेके 3, तो 3 पे भैया इंजन के अंदर फ्यूल आना बंद हो गया है। तो भैया V3/V2 को मैंने बोल दिया भैया ये आपका क्या, कटअप रेशियो, मतलब भैया फ्यूल की सप्लाई कटअप हो गई एट द पॉइंट ऑफ 3, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये RE है, RE को बोलते हैं एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। एक्सपेंशन रेशियो आप देखना किसी के भी केस में निकाल लो, मतलब चाहे आप डीजल के लिए निकाल लो या ऑटो साइकिल में निकाल लो, ये जो आपका 1 से 2 3 से 4, तो 3 से 4 की आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है ना आपका, तो भैया दोनों के केस में ये एक्सपेंशन रेशियो R/ρ निकल के आएगा। और याद रखना कि एक्सपेंशन रेशियो इज़ लेस देन कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने भी जितने भी सारे आपके साइकिल पढ़े हैं, तो सारे साइकिल का देखो डायग्राम आपके एक जगह दिख रहे होंगे यहाँ पे।
कार्नोट साइकिल में हमें पता भैया कि दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं, और दो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। पीवी डायग्राम में क्या होता है ऑटो साइकिल का, दो कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक या तो आइसोकोरिक भी बोलते हैं, ठीक है, और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब दो आइसेंट्रोपिक। इसमें भी दो आइसेंट्रोपिक होता है डीजल वाले में, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट ऐड हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है और इसमें कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। अब कार्नोट अब ड्यूल साइकिल की बात करो भैया, तो ये दोनों का मिक्स है। तो ये भैया 5 प्रोसेस होता है, मतलब कुछ इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हीट ऐड होता है और कुछ कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है। तो भैया दो तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस हो गया, दो आइसेंट्रोपिक हो गया और एक कांस्टेंट प्रेशर हो गया। फिर आता था आपका ब्रेटन साइकिल जिसको हम लोग कार्नोट साइकिल भी जूल साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जूल साइकिल भी इसी को बोल सकते हैं। तो इसमें क्या था, दो आइसेंट्रोपिक था और दो कांस्टेंट प्रेशर था, ठीक है। तो ये सारे एफिशिएंसी मैंने आपको करवा दिए, फॉर्मूले करवा दिए भैया। अगर आपको न्यूमेरिकल कोई सा भी न्यूमेरिकल हो सॉल्व करना हो ना, तो इससे ज़्यादा कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ठीक है। तो एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा और व्हाट्सअप का जो ग्रुप है भैया वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। वाकई में यार अगर आप लोग सीरियस हो तो भैया क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।